जौनपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था। गांव के चारों ओर हरे भरे पेड़, ठंडी हवाएं और ताजगी भरा माहौल था। गांव वाले अपने अपने कामों में लगे रहते और खुशहाल जीवन बिताते थे। इसी गांव में रहता था रघुवीर, जो आम का एक बड़ा व्यापारी था। वो अपने सिर पर बड़ी टोकरी में ताजे आम भरकर पास के गांव में जाकर बेचा करता था। मीठा आम ले लो, मीठा आम ले लो। मेरा आम एक बार जो खाएगा उसका दिल बाग बाग हो जाएगा। पीला पीला रस से भरा एक भी आम नहीं है खरा। जो चखेगा खुश हो जाएगा, फिर तो मुझसे ही मंगवाएगा। तभी रघुवीर का पड़ोसी गणपत वहाँ पर आया और उनसे बोला, अरे रघुवीर, अरे भैया, मैं तो वर्षों से देख रहा हूँ कि तुम सिर पर टोकरी रखकर आम बेचते हो और एक गांव से दूसरे गांव तक जाने में तुम्हें बहुत ज्यादा थकान हो जाती होगी और समय भी बहुत लगता है। अरे भैया, तुम कोई जानवर क्यों नहीं खरीद लेते जिसकी पीठ पर रखकर बेच सको, और समय भी बहुत लगता है। या सवारी कर कर आम बेचने निकलो, इससे तुम्हें थकान भी नहीं होगी, तुम्हें आराम भी मिल जाएगा। पैदल चलने की भी समस्या नहीं होगी, आराम से आम बेचो। क्या बोल रहे हो तुम? जानवर बाजार में कोई मुफ्त में मिलता है क्या? जानवर खरीदने के लिए पैसा क्या तेरा बाप देगा? जानवर ले लो, जानवर ले लो, बड़ा है मुझे सुझाव देने वाला। चल अपना काम कर। ये सुनकर गणपत क्रोधित हो गया। रघुवीर है तो ससुरा आम का बड़ा व्यापारी, लेकिन रहेगा कंजूस का कंजूस ही। तू कभी ना सुधरेगा, कंजूस मक्खी चूस कहीं का। तू तो मुझे ही सिंह दिखा रहे। सही कहा है किसी ने, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा रे बाबा। किसी की भलाई करने चलो और वो हमें ही सिंह दिखाए। चल बे बुड़बक, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अबे जा जा जा, तेरे जैसे 36 आए और 36 गए। अपनी खेती पर ध्यान दे गणपत। तू क्या जाने व्यापार क्या होता है। याद है तेरी 2 बार फसल खराब हो चुकी है और तू सेठ धनीराम का कर्जदार भी बन गया है। अपने काम से काम रख, समझा? अबे देख क्या रहा है, चल भाग यहाँ से। गणपत वहाँ से चला गया। मीठा आम ले लो, मीठा आम ले लो। कुछ देर बाद रघुवीर के सारे आम बिक गए और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वाह भैया, आज तो धंधा एकदम टनाका हो गया। खूब आम बिके, खूब कमाई हुई। पर गणपत की बात भी सही थी। अगर मेरे पास कोई बैल या घोड़ा होता तो आराम से उसकी पीठ पर टोकरी रखकर आम बेच सकता था, इतनी थकान भी नहीं होती। लेकिन जानवर भी बड़े महंगे मिलते हैं, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? चलो अभी तो घर चलते हैं, फिर सोचेंगे। इतना कहकर रघुवीर उठकर खड़ा हुआ और जंगल के रास्ते अपने गांव की ओर रवाना हो गया। वो आधे रास्ते तक पहुंचा ही था कि तभी उसकी नजर एक बैल पर पड़ी जो उदास खड़ा था। अरे किसका बैल है? यहाँ पर क्यों खड़ा है? यहाँ क्यों ना मैं इस बैल को अपने साथ ले चलूं। इसकी पीठ पर रखकर या इसकी गाड़ी बनाकर इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसमें तो मैं बैठकर एक ही दिन में 4 से 5 गांव में आम बेच सकता हूँ और मुझे भी कोई थकावट नहीं होगी। मैं भी आराम से बैठकर सवारी कर सकता हूँ। मेरे तो दिन ही बदल गए। इस बैल के मिलने से मैं दूसरे गांव में भी आम बेच सकता हूँ और इससे मुझे 2 गुना फायदा होगा। पैसा ही पैसा होगा मेरे पास। हाँ, यही सही है। चल भाई बैल। वो तुरंत उस बैल को पकड़कर अपने गांव ले आया। घर पहुंचते ही उसने बैल को आंगन में बांधा। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इतने में उसकी पत्नी सिंदूरी और नौकर रामू वहां आ गए। सिंदूरी ने हैरानी से देखा, बोली, अरे ये बैल कहाँ से खरीद लाए आप? जहाँ तक मैं जानती हूँ आप तो इतने कंजूस हैं कि घर के लिए नया बर्तन तक नहीं लाते। तो फिर ये बैल किसको देखकर, किसे देकर बैल लाए हो? सच सच बताओ। रामू भी उत्सुकता से बैल को घूरने लगा और बोला, मालिक, कहीं चोरी चुपके बैल उठा तो नहीं लाए? अरे बस कर भाग्यवान, तेरी यही कचर कचर कभी बंद भी होगी कि नहीं? देखिए बैल मुझे जंगल में मिला, आसपास कोई इंसान नहीं था, कोई मालिक नहीं था, तो मैंने सोचा अकेला बैल वहाँ क्या करता, इसीलिए इसे उठा लाया। अब सोचो जरा, बैठे बिठाए बैल मिल गया, इसमें मेरा भी भला होगा और बैल का भी। मेरे आम अब आराम से बिकेंगे और मुझे थकान भी नहीं होगी।
वाह भैया, किस्मत ने तो जैसे दरवाजा ही खोल दिया मेरे लिए। अरे वाह मालिक वाह, आज तो आपने कमाल कर दिया। जंगल से बैठे बिठाए बैल उठा लाए, अब तो आपका धंधा चौगुना चमकेगा। लेकिन मालिक एक बात कहूँ, इससे आपका खर्चा भी तो बढ़ जाएगा। अबे खर्चा बढ़ जाएगा? क्या कह रही है अरे तू? खर्चा कैसे बढ़ जाएगा? अरे मालिक, बैल भी तो खाना खाता है, और बैल तो ऐसा प्राणी है जो खूब पेल के खाता है, मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि वो मेहनत भी बहुत करता है। अब चारा तो मुफ्त में कहीं मिलता नहीं, उसे तो खरीदना ही पड़ेगा ना। हाय रे, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं थी। रघुवीर रामू की बात सुनकर सच में सोच में पड़ गया। उसने माथे पर हाथ मारा और बुदबुदाया। ये तो सही कह रहा है, बैल खाता है और खूब खाता है। ये तो बड़ी समस्या हो गई, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। तभी उसकी नजर घर के सामने बनी गणपत की झोपड़ी और उसके हरे भरे खेतों पर पड़ी। रघुवीर के होठों पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। वो धीरे से रामू के कान में बोला, चिंता मत कर रे रामू, बैल के खाने का इंतजाम हो गया। हो गया? वो कैसे मालिक? अरे रे, जब भी बैल को भूख लगेगी मैं इसे खुला छोड़ दूंगा। सामने ही तो है गणपत का खेत, मेरा बैल आराम से वहाँ पेट भर लेगा और मुझे एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। देखा कैसी अकल दौड़ाई। रामू उछल पड़ा और ताली बजाने लगा। अरे वाह वाह सेठ जी वाह, आपकी बुद्धि का तो मैं पहले से कायल था, पर अब तो सच में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं, साक्षात महापुरुष। रघुवीर मुस्कुराता हुआ सिंदूरी के साथ घर के अंदर चला गया। दूसरी ओर उसका पड़ोसी गणपत अपनी झोपड़ी के बाहर गहरी सोच में बैठा हुआ था। तभी उसकी बेटी राधा वहाँ आ गई। वो समझदार, दयालु, साहसी और संवेदनशील लड़की थी। क्या बात है पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? अरे बिटिया, तू ऐसे पूछ रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। पिछली बार कीड़े लगने से मेरी फसल बर्बाद हो गई, फिर सेठ धनीराम से कर्जा लेकर दोबारा खेती की तो भयंकर बारिश ने सब चौपट कर दिया, और मुझे तेरे हाथ भी पीले करने हैं। मुसीबतें मेरे सिर पर पहाड़ बनकर टूट रही हैं। ऐसे में उदास ना हो तो और क्या करूं? पिताजी चिंता मत कीजिए, इस बार भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी और सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। तेरे मुंह में घी शक्कर बेटी, बस भगवान तेरी बात सच कर दे, नहीं तो धनीराम मेरा जीना हराम कर देगा। इधर दूसरी तरफ अब रोज रघुवीर अपने बैल की पीठ पर आम लाद कर दूसरे गांव बेचने जाता, लेकिन अपनी कंजूसी के चलते उसने बैलगाड़ी तक नहीं बनवाई। अरे भाग्यवान, जब से ये बैल आया है मेरे व्यापार में 4 चांद लग गए हैं। देख रही हो ना कितना मुनाफा हो रहा है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि पहले आप सिर पर टोकरी रखकर केवल 1-2 गांव ही जाते थे, अब इस बैल के साथ दूर दूर तक पहुंचने लगे हो। सही कहा, और बैल के लिए घास फूस खरीदने की भी जरूरत नहीं, इसे खुला छोड़ देता हूँ। दूसरों के खेत से पेट भर कर लौट आता है। एक तीर से 2 निशाने, धंधा भी और खर्चा भी बचा। ये सुनकर सिंदूरी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। देखिए, आपकी ये कंजूसी अब समस्या बनने लगी है। जब से ये बैल घर आया है, गांव के लोग रोज मेरी शिकायत करते हैं। कल ही मुखिया जी खेत में घुसकर आपकी ये दौलत, आपकी फसल खराब कर गई। आप तो निकल जाते हो, लेकिन ताने और गालियां मुझे ही सुननी पड़ती है। रघुवीर का चेहरा गंभीर हो गया। वो गुस्से से उठा, बाहर गया और एक डंडा उठाकर बैल को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। बेचारे बैल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त सिंदूरी दौड़कर बाहर आए। रुक जाइए, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन रघुवीर ने उसकी बात नहीं सुनी। वो बैल पर डंडा तानते हुए बोला, सुन बे बैल, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। कभी भी बड़े लोगों के खेत में मत घुसना, खासकर सेठ धनीराम और मुखिया के खेत में, नहीं तो डंडा पड़ेगा समझा। अगर चारा ही चरना है तो सामने गणपत का खेत है, जा वहाँ जितना मर्जी है उतना खा, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। सिंदूरी इसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आप पागल हो गए हैं क्या? राक्षस बन चुके हैं। बैल बेचारा जानवर है, भाषा समझेगा? कितनी निर्दयता है आपके अंदर। अरे रे, सब समझता है, कम से कम आंखों के इशारे तो पकड़ लेता है। अभी अभी बोला ना इसने ऐसे करके। ये कहकर वो अंदर चला गया। बैल बेचारा दर्द से कराहता रहा। इधर गणपत की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल पककर तैयार हो गई थी। वो उसे देखकर खुश था और तभी राधा वहाँ पहुँची।
पिताजी देखिए ना, मैंने कहा था ना कि इस बार आपकी फसल अच्छी होगी, आपके सारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कल हम इस फसल को काटेंगे और राज्य में बेच देंगे। सबसे पहले सेठ धनीराम का कर्जा चुका देंगे। कर्जा चुक जाने के बाद तो मेरा आधा बोझ ही कम हो जाएगा। इतना कहकर गणपत अपनी बेटी राधा के साथ वहाँ से चला गया। शाम को रघुवीर अपने बैल को कुछ भी खाने को नहीं देता। मालिक, आपका बैल भूखा है, अगर आप उसे भूखा रखोगे तो वो ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएगा और आपका व्यापार भी नुकसान में जाएगा। अरे चिंता मत करो भाग्यवान, मैंने उसे जानबूझकर भूखा रखा है ताकि मेरी बात उसकी समझ में आ जाए। इतना कहकर रघुवीर बैल को खोलता है और उसकी ओर देखकर कहता है, अबे सुन बे, सामने जो गणपत का खेत दिख रहा है ना, वहाँ जा और जितना मर्जी खा ले। जा बेटा जा। बैल जो भूखा था रघुवीर की बात मानकर सीधे गणपत के खेत में चला गया। अगले दिन गणपत अपनी बेटी राधा के साथ जब खेत में पहुंचा तो अपनी फसल की हालत देखकर जोर जोर से कराहने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी फसल तो पूरी खराब हो गई। मैं तो बर्बाद हो गया। कौन सा जानवर आया और मेरे खेत का सब नाश कर दिया। अब सेठ धनीराम तो मेरा सिर ही ले लेगा। पिताजी, जरूर कोई जानवर हमारे खेत में घुसा होगा। कुछ दिनों से सुन रही हूँ कि रघुवीर का बैल गांव की फसल खराब कर रहा है, शायद वही बैल होगा। इतना कहकर राधा ने खेत में पाँव के निशान देखना शुरू किया और अपने पिता से बोली, पिताजी देखिए, मेरा शक सही निकला। ये निशान रघुवीर के बैल के हैं, इसी कारण हमारी फसल खराब हो गई। ये सुनकर गणपत बहुत गुस्से में आ गया। चलो बेटी, अब रघुवीर के घर चलते हैं, बहुत हो गया। गणपत अपनी बेटी राधा के साथ रघुवीर के घर पहुंचा। रघुवीर उस समय अपने बैल की पीठ पर आम रखकर जाने की तैयारी कर रहा था। अरे गणपत, ये तुम सुबह सुबह हमारे घर क्यों आ गए? क्या हुआ भाई? और रघुवीर, तुम्हारे बैल ने मेरी सारी फसल खराब कर दी। एक तो मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ और अब तुम्हारे बैल ने मेरी मुसीबत और बढ़ा दी। अरे गणपत, आवाज कम करो। पहली बात, मेरा बैल तेरे खेत में गया ही नहीं। मैं तो रात में हमेशा उसे बांध कर रखता हूँ, और मान भी लो कि वो गया हो तो जानवर क्या जाने बात करता कैसे। अब जा अपना काम कर, मुझे धंधे पर जाना है आम बेचने। इतना कहकर रघुवीर बैल की पीठ पर आम रखकर वहाँ से चला गया। गणपत निराश होकर अपनी बेटी राधा के साथ घर लौट आया। घर आकर वो रोने लगा। पिताजी, रोने से कुछ नहीं होगा, धैर्य से काम लीजिए। अरे धैर्य से कैसे काम लूं? इस बार मैंने पक्का वादा किया था सेठ धनीराम से कि मैं उसका कर्जा चुका दूंगा। अब मैं उसे क्या जवाब दूं? पिताजी, आप सेठ धनीराम के पास जाइए और सारी स्थिति उसे समझाइए। मुझे विश्वास है कि वो समझेगा। हाँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। अगले दिन गणपत सेठ धनीराम की हवेली गया। गणपत को देखकर सेठ धनीराम खुश हो गया। आओ आओ भाई गणपत, क्या बात है? आखिरकार तुम मेरा कर्जा चुकाने आए। मुझे विश्वास था कि इस बार तुम मेरा कर्जा जरूर चुकाओगे। लाओ चुपचाप कर्जा वापस कर दो। गणपत रोते हुए सेठ धनीराम को सारी घटना बताने लगा। सेठ धनीराम जी, मेरी सारी फसल रघुवीर के बैल ने बर्बाद कर दी। कृपया मुझे थोड़ा और कर्जा दे दीजिए। अगली बार जो भी फसल होगी मैं उसका एक दाना भी अपने पास नहीं रखूंगा, सब कुछ आपको दे दूंगा। अरे भाई, मैं सोच रहा था कि तू कर्जा लौटाने आया है और तू उल्टा कर्जा मांगने आ गया। वाह भाई वाह। सेठ धनीराम जी, बस मुझे एक मौका दीजिए। सेठ धनीराम गहरी सोच में डूब गया। ठीक है, अगली बार अगर तू मेरा कर्जा नहीं चुका पाया तो अपना खेत भूल जा। मैं तेरा खेत बेचकर अपना नुकसान वसूल लूंगा। गणपत खामोश हो गया। सेठ धनीराम ने उसे थोड़ी धन की पोटली दे दी। कुछ समय बाद गणपत ने दोबारा बीज खरीदे और अपनी बेटी राधा के साथ मेहनत करने लगा। कुछ समय में उसकी फसल फिर से तैयार हो गई। राधा, कल फसल काटकर मैं राज्य में बेच आऊंगा। आज रात हम दोनों खेत में ही सोएंगे। मुझे डर है कि कहीं वो बैल फिर से ना आ जाए। आप सही कह रहे हैं पिताजी। गणपत और राधा चारपाई बिछाकर खेत में सो गए। रात के समय रघुवीर चुपके से गणपत की पकी हुई फसल को देखने आया। मेरे प्यारे बैल को भूख लगी होगी, 3 दिन से भूखा है।
अब देखो गणपत के खेत जाकर अपनी भूख मिटा और खा ले जैसे 10-15 दिन का खाना हो। लेकिन बैल अपनी जगह से नहीं हिला। रघुवीर क्रोधित हो गया और डंडा लेकर बैल को मारते हुए बोला, अबे जाना, क्यों नहीं जा रहा? खड़ा क्यों है? अगर खाना है तो गणपत की फसल ही खानी होगी, नहीं तो मैं तुझे भूखा मार डालूंगा। बोल, खाएगा कि मरेगा? खाएगा ना? बैल बेचारा चुपचाप पीट खाकर गणपत के खेत में चला गया और फसल को खाकर खराब करने लगा। कुछ ही देर में गणपत ने अपनी आंखों से देख लिया। देख राधा, जल्दी देख, अब तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। ये तो रघुवीर का बैल है। आप सही कह रहे हैं पिताजी। गणपत तुरंत डंडा उठाता है और बैल को पीटने लगता है। बैल इधर उधर भागने लगा और देखते ही देखते गणपत की सारी फसल बर्बाद हो गई। पिताजी, इतनी बेरहमी से बैल को मत मारिए। अरे बंद कर बेटा, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी सारी फसल नष्ट हो गई, अब तो खेत भी मेरे हाथ से चला गया। राधा ने उसे चुप कराया। इधर रघुवीर अंदर से मुस्कुराते हुए सोच रहा था, बहुत अच्छा किया, बड़ा अकड़ दिखाने आया था, कल आएगा तो इसकी अकड़ भी ठिकाने कर दूंगा। अगले दिन गणपत चुपचाप बैठा था। पिताजी, क्या आप रघुवीर से बात नहीं करेंगे? इस तरह तो उसका बैल हमारी फसल बर्बाद कर देगा। कोई फायदा नहीं बेटी, रघुवीर एक व्यापारी है, मैं उसके मुकाबले नहीं ठहर सकता। और वैसे भी सेठ धनीराम ने कहा था, अगर कर्जा नहीं चुका पाया तो खेत ले लेगा। अब ये खेत मेरे हाथ से चला गया, मैं समझ नहीं पा रहा कि तेरे हाथ कैसे पीले करूं। इतना कहकर गणपत की आंखों में आंसू आ गए और राधा भी रोने लगी। उधर रघुवीर बैल की पीठ पर आम लाद कर दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। वो जंगल के रास्ते पर पहुंचा ही था कि अचानक एक बुजुर्ग उसके सामने आ गया। ओ भैया, क्या तुम्हारे पास कोई जादुई आम है? रघुवीर चौंक गया। अरे बाबा, ये क्या बोल रहे हो? जादुई आम? मेरे पास तो बस साधारण आम है। अरे नहीं, सच में मुझे एक जादुई आम की तलाश है। ये आम घने जंगल में नदी के किनारे एक पेड़ पर उगा हुआ है। उसमें पीले पीले गुद्दे की जगह कीमती हीरे लगे हैं। अगर कोई इसे पाए तो इतना अमीर बन जाएगा कि किसी राजा से भी बढ़कर होगा। और इसमें एक रंग बिरंगी चमकती गुठली भी है, जो इसे खाए वो अमर हो सकता है, या अगर कोई श्रापित हो तो उसका श्राप दूर हो जाएगा। बैल बुरी तरह चौंक गया और बुजुर्ग को ध्यान से देखने लगा। अबे ओ पागल, ऐसा आम होता कहाँ है? तुझे मैं ही मिला था क्या बेवकूफ बनाने के लिए? चल हट यहाँ से। इतना कहकर रघुवीर वहाँ से चला गया। शाम को रघुवीर खाना खा रहा था और अचानक जोर जोर से हंसने लगा। अरे क्या हुआ? अचानक हंस क्यों रहे हो? अरे भाग्यवान, आज रास्ते में मुझे एक पागल मिला, बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा था। मूर्ख तो वो नहीं, मूर्ख तो तुम हो। सोचो, बुजुर्ग उस जादुई आम के बारे में पूछ रहा था, शायद सिर्फ बताना चाहता था। क्यों ना हम कल ही जाकर देखें, हो सकता है सच में वो आम और हीरे वहाँ हो और उस गुठली को खाकर हम अमर हो जाएं। हाँ, तुम सही कह रही हो, कल ही हम उस जादुई आम की तलाश में जाएंगे। इधर बैल जोर जोर से रेंगने लगा। रघुवीर क्रोधित होकर बैल के पास गया और बोला, अरे क्या बात है, पहले तो कभी नहीं चिल्लाता था, हैं? आज अचानक क्यों चिल्ला रहा है? क्या हो गया? तभी उसकी पत्नी आ गई। लगता है भूख लगी है। अरे नहीं पता इसे कितनी भूख लगी है, इतना खाकर कहाँ जाएगा। इतना कहकर उसने बैल को खोल दिया। अरे ये बैल गणपत के घर क्यों जा रहा है? चलो देखता हूँ। बैल सीधे गणपत के घर चला गया। रघुवीर चुपचाप बैल का पीछा करने लगा। गणपत उसे देखकर क्रोधित हो गया। अबे फिर से आ गया, तूने मेरी सारी फसल तो बर्बाद कर दी। अब मेरा क्या हाल देखने आया है? रुक जा, तेरी तो आवाज मैं बजाता हूँ, रुक जा। इतना कहकर गणपत डंडे से बैल को मारने ही वाला था कि राधा ने डंडा पकड़ लिया। पिताजी, जानवर बेचारा है, इसका क्या दोष? जरूर ये हमारी किस्मत की गलती है। तभी बैल इंसानी आवाज में बोल पड़ा, मैं आज तुम दोनों से मदद मांगने आया हूँ। सुनकर गणपत और राधा चौंक गए। अबे तू बैल होकर इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकता है? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले एक बात बताना चाहता हूँ।
बैल ने बुजुर्ग की पूरी घटना बताई। कल सेठ उस गुफा को ढूंढने जाएगा, लेकिन मुझे उस गुफा का पता है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अभी मेरे साथ चलो और उस आम को तोड़ लो। मैंने तुम्हारा बहुत नुकसान किया है ना। तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम हो कौन? ये मैं तुम्हें गुफा पर ही बताऊंगा, लेकिन हमारे पास समय कम है। अगर सेठ को वो आम मिल गया तो वो बहुत धनवान हो जाएगा, और वो अंदर से बहुत ही धूर्त और ईर्ष्यालु है। तुमसे बहुत जलता है। उसने मुझे भूखा रखा और जबरन तुम्हारी फसल बर्बाद करवाई। ये सुनकर गणपत और राधा दोनों चौंक गए। बेटा राधा, हमें इस पे विश्वास करना चाहिए। बात सही कहता है, वो रघुवीर मुझसे बहुत जलता है। जब बैल इंसानी आवाज में बात कर रहा है तो जरूर कोई रहस्य है। एक बार चलकर देखने में क्या जाता है। वैसे भी अगर ये बैल सच कह रहा है तो हमारा खेत बच सकता है। ठीक है, चलो। बैल दोनों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। रामू ये सब देख रहा था। वो दौड़ते हुए रघुवीर के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। ओ साला, ये मान रहा है। इसका मतलब वो बैल कोई मायावी बैल है। अब हम खड़े खड़े यही देखते रहेंगे या आगे भी कुछ करेंगे? अगर कहीं गणपत को वो जादुई आम मिल गया तो हम क्या करेंगे? अरे चिंता मत कर भाग्यवान, उस बैल को गणपत और राधा को उस जगह जाने दो। वैसे भी मुझे उस जगह को ढूंढने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती। लो भैया, अब मेरा काम आसान हो गया। अब नहीं करनी पड़ेगी। हम तीनों, मैं, तू और रामू उसके पीछे पीछे जाएंगे। जैसे ही गणपत को आम मिलेगा, मैं गणपत, राधा और बैल तीनों का काम तमाम कर दूंगा और आम छीन लूंगा। हो गया हमारा काम। वाह 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 मालिक, चरण स्पर्श प्रणाम है आपको। मैं हमेशा कहता था कि आपकी बुद्धि का कोई तोड़ नहीं। गजब कर दिया मालिक। कुछ देर में रघुवीर, उसकी पत्नी और रामू चुपके से गणपत, राधा और बैल का पीछा करने लगे। गणपत और राधा को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी। कुछ देर बाद बैल उन्हें एक रहस्यमयी नदी के पास ले गया। यही वो नदी है। अब हमें नदी के किनारे चलना होगा, जहाँ हमें एक पेड़ दिखाई देगा। बैल आगे बढ़ा और गणपत और राधा भी उसके पीछे पीछे नदी किनारे चल पड़े। नदी किनारे एक छोटा सा पेड़ था। देखो, वही पेड़ है जिसके बारे में मैं बता रहा था। अभी तुम देख रहे हो कि इस पेड़ पर कोई आम नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी परछाई पानी में देखेंगे तो पेड़ पर रंग बिरंगे चमकते हुए आम दिखेंगे। इसका मतलब ये बैल सच बोल रहा था। राधा तुरंत नदी किनारे उस पेड़ की परछाई देखने लगी। अरे वाह, ये तो जादू ही है। ये तो रोशनी से चमक रहा है। पिताजी, इधर से आम दिख रहा है पेड़ पर, आकर देखिए। हाँ बेटी, तुम सही बोल रही हो। और देखो, अब परछाई में नहीं, अब उस पेड़ पर आम दिख रहा है। चलो इसे तोड़ ले फटाफट। राधा तुरंत पेड़ के पास जाकर आम तोड़ती है। देखिए पिताजी, आम रोशनी से चमक रहा है। कितना अद्भुत दृश्य है ये। बेटी, अब इसे काट कर देखो, तब पता चलेगा कि आगे की बात सच है या नहीं। राधा ने आम के 2 टुकड़े कर दिए। अंदर हीरे चमक रहे थे और बीच में एक चमकती हुई रंग बिरंगी गुठली निकल रही थी। पिताजी, लगता है ये वही गुठली है जिससे अमरत्व प्राप्त होता है। शायद ये किसी श्राप को भी खत्म कर सकता है। चलो अब हम दोनों इसे खा ले, क्योंकि हम में से कोई श्रापित नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं श्रापित हूँ और ये गुठली मुझे उस श्राप से मुक्त कर सकती है। तो तुम कौन हो? रघुवीर, उसकी पत्नी और रामू वहाँ आ पहुँचे। रघुवीर के हाथ में तलवार थी। रुक जाओ, आम के असली मालिक आ चुके हैं। मूर्ख लड़की, उस बैल को गुठली मत खिलाना। हाँ, नहीं तो ये कोई मायावी बैल हो सकता है किसी साधु ने किसी राक्षस को श्राप देकर ये बैल बनाया हो और तुम इसे मुक्त करके फिर से राक्षस बना दो। पगला गई हो क्या? दूर हो जाओ उससे, चलो दूर दूर। मुझे इस बैल की बातों में सच्चाई नजर आती है। जो भी हो, मैं इसे गुठली जरूर खिलाऊंगी। अरे मूर्ख कहीं की, अगर तूने ऐसा किया तो मैं तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। राधा कुछ देर तक सोचती रही, फिर दृढ़ता से बोली, मुझे धन का कोई लालच नहीं। इतना बोलकर राधा ने आम से वो चमकती हुई गुठली निकाली और बाकी का हीरों से भरा आम उठाकर रघुवीर के ऊपर फेंक दिया। फिर जल्दी से बैल के मुंह में गुठली रख दी। अगले ही पल बैल रंग बिरंगी रोशनी से चमकते हुए एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। ये क्या? ये तो राजा हरिश्चंद्र का पुत्र राजकुमार अंबरदेव है। जी हाँ, राधा की वजह से मैं अपने श्राप से मुक्त हो गया हूँ। तभी उसी रंग बिरंगी रोशनी में वो बुजुर्ग प्रकट हुआ जो रघुवीर को मिला था।
अरे तुम वही हो ना जिसने मुझे उस जादुई आम की बात बताई थी। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए साधु के रूप में बदल गया। मैंने वो बात तुम्हें नहीं बल्कि उस बैल के रूप में शापित राजकुमार को बताई थी। अब सच्चाई सुनो। राजकुमार अंबरदेव घमंडी था और अपनी प्रजा के प्रति कठोर, इसलिए उसे बैल का रूप दिया गया ताकि वो मेहनत और दूसरों की भावनाओं को समझ सके और इंसानियत सीख सके। ये श्राप दंड नहीं बल्कि सीखने का अनुभव था। तुम्हें बैल बनाकर यह दिखाया गया कि कठिनाई और दूसरों की मेहनत का सम्मान करना कितना जरूरी है। राजकुमार अमरव देव ने देखा कि मेहनत करने वाले लोग कितना संघर्ष करते हैं। धीरे धीरे वो दयालु और न्यायप्रिय बन गया और अपने काम में ईमानदारी दिखाने लगा। अब तुम्हारा असली रूप लौट सकता है, लेकिन याद रखो यह शक्ति और अमरता केवल दयालु और निस्वार्थ कार्य में ही सुरक्षित रहेगी। राजकुमार अमरव देव ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, गणपत और राधा का धन्यवाद किया। राजकुमार अमरव देव ने राधा को प्रस्ताव दिया। राधा, मैं तुम्हारे साहस, दया और निडरता की वजह से अपने श्राप से मुक्त हुआ। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? गणपत और राधा दोनों बहुत खुश हुए। अब मैं क्या बोलूं? भगवान ने आज मेरी झोली में खुशियां भर दी। राधा बेटी, तुम्हें यह प्रस्ताव पसंद है? हाँ पिताजी। और इस तरह राजकुमार और राधा की शादी धूमधाम से हुई। गणपत भी अब अपने खेत पर खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगा। रघुवीर फिर से अपने कंधे पर आम बेचने निकल पड़ा, वही कंजूस और चालाक जैसा। और सब हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।